स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कंबस्टन इंजन का इमिशंस के बारे में, पोल्यूशन नहीं इमिशंस के बारे में। तो आइए से समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पेपर में जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं क्लास 6-7 में, तो कंबस्शन एक बहुत ऑर्गेनाइज इवेंट लगता है कि ठीक है, आपका हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, उसे आप ऑक्सीजन से कर रहे हो और आपको वाटर वेपर और आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। रियल लाइफ में कंबस्शन हाईली केओटिक इवेंट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सोचोगे टेक्निकली कि आप हाइड्रोकार्बन जला रहे हो, आउटपुट होना चाहिए वाटर वेपर यानी कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऐसा होता नहीं है। हम लोग को बहुत सारा अनवांटेड टॉक्सिक मिलता है क्योंकि ये कंबस्शन इवेंट कंट्रोल्ड नहीं है। मतलब खुले में कंबस्शन कर रहे हो तो उसमें कैसे कंबस्शन का रिएक्शन होगा वो बहुत बड़ा फचांग बन जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इसमें क्या क्या आता है? सबसे बड़ा पोल्यूटेंट आता है नॉक्स, NOx, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एसिडिक रेन से लेके लंग डिजीज से लेके सब चीज करता है। फिर आपका CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमको श्योर है कि आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में। कार्बन मोनोऑक्साइड इंसानी बॉडी के लिए बहुत ही जहरीला है, तो समझना बहुत जरूरी है। फिर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सीधा निकल जाता है, कुछ कुछ जला नहीं होता है, कुछ कुछ जो आपका लुब्रिकेशन वाले थोड़ा थोड़ा वो भी निकलता है, वो भी बहुत हार्मफुल है। तो आप बेसिकली स्मॉग बना रहे हो, पॉइजन बना रहे हो और कचरा बना रहे हो। तो ये बहुत सीरियस समस्या है। एक इसमें से एक होता तो मैनेज होता, तीनों होता है तो बहुत बड़ा समस्या है। इसीलिए कई बार आप लोग सुनेंगे इंजन को बैन ही करने पे जो काफ़ी लोग लग जाते हैं, कारण ये है कि ये तीनों का इमिशन जो कहते हैं ना, टेल पाइप इमिशन। CO2 से उतना दिक्कत नहीं है। CO2 नेचुरल है, मतलब नेचुरल एज इन लाइक नेचर में एग्जिस्ट करता है, हमारा बॉडी उसको हैंडल कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता है उतना मात्रा में। ऑफकोर्स मतलब कि जंगल में आग लगता है तो ऑब्वियसली वहां पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, बट इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग, नॉट ए डेली थिंग। लेकिन यहाँ पे तो आपका गाड़ी डेली चल रहा है, ट्रक डेली चल रहा है। नॉक्स तो बहुत रेयर चीज है और वो भी जनरली अपर एटमॉस्फेयर में, ये लोअर सी, सिटी लेवल पे कर देंगे तो इसी का समस्या बन जाता है। और हाइड्रोकार्बन ऐसे खुला एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट नहीं होता है कभी, तो प्रॉब्लम है। तो रहा बात, प्रॉब्लम तो बहुत पहले से था, तो सॉल्व कैसे किया? तो पहले अभी जो करंट आप देखते हैं वहां पे समझिए हम लोग के पास एक पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इंजन आपका इफिशिएंट हो, यानी कि CO2 कम पैदा करे, तो आप सोचोगे कंप्रेशन हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। फिजिक्स कहता है कि जितना हाई टेम्परेचर आप रखेंगे, यानी कि T डेल्टा आपका जितना हाई रहेगा, आपका एम्बिएंट टेम्परेचर वर्सेस आपका कंबस्शन टेम्परेचर, उतना ज्यादा यूजफुल एनर्जी आप निकाल पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया फिजिक्स में कि भैया तो बढ़ाओ टेम्परेचर। हाँ, ये बात एकदम सही। क्या उससे असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसी के चलते नॉक्स इमिशन बनता है। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या बन जाता है। जैसे कि पेट्रोल का इफिशिएंसी कम है, ठीक है, पेट्रोल आप किसी भी हालत में डीजल से नहीं कंपेयर कर सकते, इसीलिए बड़े चीज डीजल में ही बनते हैं। लेकिन पेट्रोल में नॉक्स कम होता है। अब आप सोचोगे कि इसका क्या किया जाए, तो इसका करने के लिए मतलब 1950 से 70 के बीच में कैटालिटिक कन्वर्टर पे काफी डेवलपमेंट किया गया। कैटालिटिक कन्वर्टर जो आप देखते हैं, मैं साइलेंसर नहीं बात कर रहा हूं, साइलेंसर से पहले होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर जनरली आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि ये महाशय में एक स्ट्रक्चर लगाते हैं जिसमें बहुत हाई एयर ये रहता है, सरफेस एरिया रहता है, और उसमें हाई टेम्परेचर मेटल्स लगाए जाते हैं, जैसे कि प्लैटिनम हो जाए, ये सब हो जाए। हाई टेम्परेचर रेजिन इसीलिए ये सब बहुत धीपता रहता है। और कुछ कुछ केसेस में आपका इंजन जरूरत से ज्यादा फ्यूल डालेगा ताकि यहां आग लगे, ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। कोल्ड स्टार्ट के टाइम ऐसा करना पड़ जाता है। तो होता क्या है, ठीक है, आपका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें एक वर्ड आप सुने होंगे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? वो रिएक्शन को हेल्प करता है लेकिन रिएक्शन में खत्म नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे जो मटेरियल है वो गाड़ी के स्टार्ट में भी रहेगा, गाड़ी के खत्म होने पे भी रहेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि आप NOx ले रहे हो, नॉक्स ले रहे हो। नॉक्स जो है उसको आप तोड़ दे रहे हो। ये टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहा है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, और ये तोड़ के क्या कर रहा है? वो उसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन N2 बना दे रहा है और O2 बना दे रहा है, ऑक्सीजन फ्री कर रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे स्टेज में जाता है। यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अगर आप चाहें कि बिना फ्लेम के आग कैसे बन सकता है, जीपो का अगर आप लाइटर का देखेंगे उसमें एक सीरीज आता है जो हैंड वार्मर है, उसमें आग नहीं रहता है, फिर भी वो यही कैटलिस्ट रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन जिसे कहते हैं। तो वहां पे आप ऑक्सीजन जो यहाँ पिछले वाले स्टेज से निकला था वो अब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है जो कि सेफ है। तो ऐसे करके हम लोग मैनेज करते हैं। ये हो गया आपका पेट्रोल गाड़ी का। दिक्कत है कि डीजल में हम लोग हमेशा से हाई कंप्रेशन रखते हैं, मतलब आपका पेट्रोल 7-8 जाएगा, बहुत ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन डीजल आराम से 12-13 पे चलता है या उससे भी ऊपर चल सकता है। तो वो क्यों नहीं करते? बात है कि वो कंप्रेशन बढ़ाता है, एयर रिच भी रहता है, यानी उसमें बहुत हवा रहता है, मतलब कि थोड़ा सा डीजल बम बम हवा रहता है।
तो दिक्कत ये है कि उसमें आपका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, आपका थर्मल इफिशिएंसी बढ़ गई, बल्ले-बल्ले, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये ग्राफ जो कह रहा है, यानी कि टेम्परेचर, लोकल टेम्परेचर, जहाँ पे बूम हो रहा है, वहाँ कितना टेम्परेचर है, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। जनरली कि आप अराउंड 2200 केल्विन से ऊपर अगर आप जाने लगते हैं, तो वहाँ पे नाइट्रोजन जो है, अपने हवा रिच था, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाएगा, नाइट्रोजन खुला बैठा पड़ा है, वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, वो नॉक्स बनाता है, बैड। जो आप लोग सुनते होंगे डीजल इंजन बहुत पोल्यूशन होता है, वो कारण वही है। डीजल इंजन को एफिशिएंट बनाने के लिए आप कंप्रेशन बम देते हो, उसमें मतलब यूजफुल वर्क निकालने के लिए आप एयर रिच रखते हो। जैसे कि उसमें थ्रॉटल बॉडी भी नहीं होता डीजल वाले सिस्टम्स में। डीजल वाले बॉडी में जनरली फ्यूल कंट्रोल सिस्टम रहता है, आपका गैसोलीन वाले में थ्रॉटल बॉडी रहता है, मतलब कि हवा को कंट्रोल करो। तो ये जो सिस्टम है डीजल का, जो फंडामेंटल फिजिक्स है जो उसे बहुत इफिशिएंट बनाता है, वही उसमें नॉक्स का प्रदूषण करता है। और गैप अच्छा खासा है, 3 से 5 गुने का गैप आता है, यानी कि अगर आपको 1 मेगावाट आवर निकालना है एक इंजन से, तो नॉक्स कितना निकलेगा उसमें, डीजल 2 से 5 गुना से तक ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए नॉक्स बुरा है। और नॉक्स, चूंकि ट्रक्स कई 100 लीटर का टकता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण बहुत जल्दी कर सकता है। तो ये एक सीरियस समस्या है। और उसमें एक और चीज़ बुरा हो जाता है कि नॉक्स तो आपका बन ही रहा है, लेकिन जब आप कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि गाड़ी बंद है, कोल्ड स्टार्ट का ये मतलब नहीं है कि अलास्का में, वहाँ तो और बुरा होगा, इंडिया में भी कोल्ड है, 60 डिग्री सेल्सियस है, वो कोल्ड स्टार्ट ही है। आप जैसे उसे स्टार्ट करेंगे, सुट बनने लगता है, क्योंकि कंबस्शन का जो इवेंट है वो उस तरह से फ्यूल एटमाइज नहीं हो पा रहा है, और टेम्परेचर कम होने के कारण सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वो जलने लग जाता है, सुट सुट बनता है, वो पार्टिकल इमिशन करने लगता है, यानी कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब लिटरली ऐसा पोल्यूटेंट्स बाहर निकलता है, वो आपकी लंग्स की बैंड बजा देता है। इसीलिए अगर आप आजकल का डीजल गाड़ी लेंगे, उसमें आपको ये डेफ फ्यूल मिलेगा। वो मतलब एक फ्यूल नहीं है, वो एक एजेंट है। मतलब यहाँ पे 2 स्टेज हो रहा है, एक और स्टेज डाला जा रहा है कि भैया उसमें आप ये अमोनिया जैसा कुछ डालें या यूरिया जैसा कुछ डालें जो बचा हुआ नॉक्स को संभाल सके। तो समझना पड़ेगा। और रहा बात आपका ये जो पोल्यूटेंट्स है, खासतौर पे पार्टिकुलेट मैटर, उसके लिए अलग फिल्टर आता है। वो फिल्टर क्लॉग होता है और गर्म होना शुरू होता है, वो जैसे गर्म होता है बर्न कर देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैंडल कर सकते हैं। तो समझना बहुत जरूरी है कि डीजल बेटर इंजन है, मतलब आराम से मार्केट में खरीद सकते हैं ऐसा डीजल इंजन जो आपको 180 ग्राम 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी के लिए दे सकता है। बहुत इफिशिएंट है कंपेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल रोग आके 220 पे जा पाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी, इफिशिएंट बहुत होता है, लेकिन जो उसका फिजिक्स है वही उसका बैंड बजाता है नाइट्रोजन के केस में। और नाइट्रोजन इतना ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि बोल रहे टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, कंप्रेशन बम बम दे रहे हैं, नाइट्रोजन तो बम बम भाग रहा है, तो वो इतना बड़ा समस्या बन जाता है कि भैया हम लोग को एक एक्स्ट्रा लिक्विड डालना पड़ रहा है गाड़ी में। आजकल आप लोग देख रहे हो ना कि रोड पे चलेंगे तो बड़ा बड़ा व्हाइट कंटेनर है रैंडम जगह पे, वो उसमें जनरली यूरिया रखा जाता है। और मैंने भी देखा ट्रक के पीछे बड़ा अजीब सा बॉक्स था, हमको लगा क्या ऑक्सीजन जनरेटर, नहीं, एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है। तो ये करंट समझ, मतलब कि हम लोग बहुत हद तक क्लियर कर दिया है, ये समझना बहुत जरूरी है। जितनी गाड़ी बिकी है इस दुनिया में वो सिर्फ इसलिए हो पाया कि ये बहुत इफिशिएंट होता है, ये 90% पे चलता रहता है। और बाय द वे ये ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है, इसमें सेंसर्स हैं, यानी कि इंजन के बाहर आपका एयर इनटेक में सेंसर है, एग्जॉस्ट में सेंसर है, और इसके बाद भी सेंसर है। और इसीलिए OBD2 का डेवलपमेंट किया गया था, और ये सारे फीडबैक लूप पे चलते हैं, यानी कि अगर यहाँ का टेम्परेचर कम हो रहा है, वो फ्यूल रिच जलाने लगेगा इंजन को, ताकि फ्यूल जला हुआ, बचा हुआ फ्यूल पहुंच जाए, बचा हुआ फ्यूल वहां जलेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बहुत सारा मेंटेनेंस करते हैं, और ये हम लोग को जीने लायक बनाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि पेट्रोल कितना गंदा है, पेट्रोल लीजिए, उसे चम्मच में रख के जला दीजिए, इतना बास मारेगा आप तो समझ में आ जाएगा, अच्छा बिना इसके हम लोग नहीं जिंदा रहते। मतलब प्रदूषण ही हम लोग को ऊपर भेजा, CO2 की तो बात भी नहीं कर रहे, प्रदूषण ही ऊपर भेज देता। तो ये करंट समाधान है। अब रहा बात इससे आगे कैसे बढ़े। इससे आगे बढ़ने के लिए हमें हाइब्रिड में आना पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए इंजन का सबसे बड़ा समस्या है ये, यानी कि जो उसका RPM रेंज होता है और टॉर्क रेंज होता है, X and Y कोऑर्डिनेट पे। वेरिएबल लोड इंजन को नहीं पसंद है, पार्शियल लोड एकदम नहीं पसंद है। यानी कि अगर आप इंजन लेते हो, कोई भी इंजन, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कंबस्चन इंजन की बात कर रहे हैं, कहीं का भी लीजिए, किसी के भी ब्रांड का लीजिए, मतलब स्कैनिया का लीजिए, कमिंस का लीजिए, फिएट का लीजिए, किसका भी उठा लीजिए, सब में यही होगा कि अगर आप उसमें लोड कम करते हो, एक्चुअली ज्यादा तेल जलाने लगता है। ये ऐसे सिंपल एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपका जो सबसे गंदा माइलेज है वो है 700 ग्राम्स ऑफ फ्यूल बर्न्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 700 खा, वो लो लोड पे है। आप सोचो कि हम लोड बढ़ा देते हैं, लोड आप बढ़ा दिए, जैसे न्यूटन मीटर में आप 70 तक चले जाते हैं, वो आपका 225 में ही देने लगेगा। RPM सेम रखिए 2500 पे। तो समझना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल लेवल पे इंजन्स का नहीं पसंद है। और हम लोग जो इतनी इंजीनियरिंग की 1990s में, आप समझ लिए इंजन पहुंच गया माइलेज में, उससे ज्यादा माइलेज नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग का माइलेज बढ़ क्यों नहीं रहा, और हल्ला क्या कर रही है कंपनी हल्ला कर रही है, हम ये एक्सपैंड कर रहे हैं। यानी कि अब आपका इंजन ज्यादा RPM पे ज्यादा काम कर पाएगा। यानी कि आप लोग सुनते होंगे वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, आजकल बिना उसके कोई इंजन नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप हर जगह चाह रहे हो कि भैया ये हाई RPM पे भी चले, लो RPM पे भी चले, वो बहुत बुरा है, फिजिक्स नहीं पसंद करता है। इसीलिए हमारा माइलेज
कहने को आप बड़ा माइलेज का गाड़ी लेते हैं लेकिन रियल लाइफ में कभी ट्रांसलेट नहीं होता है। इंजन बहुत अच्छे हैं, मैं क्लियर करता, 1990s में इंसानियत पीक इंजन पे पहुंच गया माइलेज के मामले में, लेकिन उससे हमारा मन नहीं भरा क्योंकि हम लोग फ्लोट नहीं करा रहे थे। हम लोग भैया एक काम करो, इसको ऐसा करो ना कि एकदम लो स्पीड पे भी बहुत टॉर्क दे, एकदम हाई स्पीड पे भी एकदम बम फीलिंग दे। इट्स लाइक सब चीज मांग रहे हैं इंजन से, इंजन बोल रहा है क्या कर रहे हो। तो हाइब्रिड जो है इस समस्या को सॉल्व कर देता है। और सीधा मतलब आप सोचिए कि इतना बुरा हालत है आज के इंजन का कि हम लोग चाहते हैं कि लो पे ये ज्यादा तेल ना जलाए, ठीक है। जैसे जैसे ये दिक्कत हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्ट को वापस ठूस दे रहे हैं। एग्जॉस्ट है उसे वापस ठूस दे रहे हैं ताकि इनर्ट मीडियम जो है भर जाए उसमें, आपका क्या बोलते हैं सिलेंडर में, तो सिलेंडर छोटा सा बिहेव करने लगे। इतना तिगड़म कर रहे हैं ताकि भैया वो पावर बैंड बढ़ा सके। ये समझना बहुत है, इसीलिए आपका माइलेज मिलता नहीं है। उसे बहुत पहचान कर रहे हैं कि वो बैंड बढ़ा सके। बैंड इंजन का नहीं बढ़ सकता, फिजिक्स ही नहीं अलाउ करता है। हम लोग बस जुगाड़ कर रहे हैं। तो यहां पे समझिए, अब इससे सबसे बड़ा दिक्कत होता है ईसीयू को, इंजन कंट्रोल यूनिट की। उसकी जान निकल जाती है भैया, उसको सब चीज मैनेज करना है, उसको देखना है कि लोड, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक्सीलरेटर दबाया, उसका सबसे पहला काम है कि एक्सीलरेटर का रिक्वायरमेंट पूरा करो। एक्सीलरेटर बाहर दबा के दो एनर्जी, तो उसे दबा के एनर्जी देना है। फिर उसको कैटालिटिक कन्वर्टर का टेम्परेचर हर टाइम मैनेज करना है कि उसमें टेम्परेचर जैसे मान लीजिए 2 to 300 डिग्री सेल्सियस है तो 2 to 300 डिग्री सेल्सियस पर रखो। और फिर उस पर O2 भी चेक करते रहो कि O2 सही जा रहा है कि नहीं। अगर बहुत गड़बड़ हो रहा है तो पता चल जाएगा कि फ्यूल या तो जरूरत से ज्यादा लीन बर्न हो रहा है या तो रिच बर्न हो रहा है, वो उसको मैनेज करो। फिर उसके बाद EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन को भी ये करते रहो, मैनेज करते रहो। भैया कितना चीज मैनेज कर रहोगे, और ट्यून आप कर नहीं सकते। क्यों भैया, इतना सारे आरपीएम में क्या ट्यून करोगे। मतलब आपको ट्यूनिंग होता है कि यहाँ पे आप लाओ सब चीज, आप उसके हिसाब से ट्यून करते हो। अब ट्यून नहीं, ये इतना चौड़ा में ट्यून करो, इट्स लाइक नहीं होगा सर, फिजिक्स ही नहीं अलाउ कर। वही बोल रहे इतने सारे वेरिएबल हो जाते हैं, नहीं होता है। अब वहीं पे सेम मैन्युफैक्चर का इंजन उठाइए, स्कैनिया लीजिए, फिएट लीजिए, कमिंस लीजिए, जिसका उठाना है उठाइए। उसी इंजन को, जो गाड़ी का इंजन है, उसको आप बोलिए भैया तुम स्टेडी स्टेट पे बताओ। स्टेडी स्टेट मतलब कि उसमें कुछ नहीं बदलेगा, यानी कि ये आरपीएम है, इतना ही लोड रहेगा, काम खत्म। वो क्लीन हो जाता है क्योंकि वहां पे आप ट्यून कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए यही इंजन मैं खरीदता हूं, उसको बोलता हूं कि देखो भैया ECU को लो, फिर से ट्यून करो और ऐसा कर दो कि हम इसको 2500 आरपीएम पे रखेंगे और 70 न्यूटन मीटर का लोड देंगे। सारा चीज, कैटालिटिक कन्वर्टर को कितना टेम्परेचर पे रखना है, एग्जॉस्ट गैस सर्कुलेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि वो बेसिकली आप बनाते हो कि लो आरपीएम पे वो दे सके, मतलब प्रदूषण कम कर सके। उसका जरूरत ही नहीं क्योंकि वो सही आरपीएम पे रहेगा जिस आरपीएम के लिए बनाया गया है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। स्वीट स्पॉट, क्लीन हो जाएगा। तो ऐसा हाइब्रिड क्यों कर पाता है? हाइब्रिड करता है क्योंकि हाइब्रिड इंजन चलाता है, इंजन से चलाता है मोटर जनरेटर यूनिट, मोटर जनरेटर यूनिट से बनता है बिजली, बिजली जाता है बैटरी में। बैटरी जरूरी है। अगर आप सीरीज हाइब्रिड लेते हैं आधा ही बेनिफिट मिलेगा, बैटरी फुल बेनिफिट देता है क्योंकि बैटरी आपको इंजन को या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, उसको वेरिएबल लोड नहीं देता है कि भैया तुम चालू हो। जैसे अगर इनके केस में, एडिसन के ट्रक के केस में, इंजन चालू होगा, वो आपका ट्रक का बैटरी फुल चार्ज कर देगा। अगर आप फुल हाईवे पे चल रहे हैं, एकदम फुल लोड लिए हुए हैं, तो भी इंजन बंद हो जाएगा क्योंकि बैटरी चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद आराम से आप चलाते रहो। फिर आपने पूरा 2 घंटे बैटरी चलाया, अब बैटरी कम हो रहा है, तब इंजन दोबारा चालू होगा और फिर वो चलेगा। वो ऑन ऑफ नहीं करेगा, वो चालू करेगा, आरपीएम पे जाएगा, पीक लोडिंग पे रहेगा, रुका रहेगा। तो इससे ये बेसिकली आप नदी में जो पानी आ रहा है वो फिक्स्ड है, आप एक रिजर्वायर बना रहे हो और रिजर्वायर से जो बिजली निकल रही है वो आप कंट्रोल कर रहे हो स्लूज गेट का इस्तेमाल करके। ये वही कर रहे हैं, बैटरी आपको एक रिजर्वायर दे रहा है क्योंकि रोड कंडीशन तो बदलते हैं। आपका जो मोटर है, ट्रैक्शन मोटर है, उसको कभी ज्यादा पावर चाहिए, कम का चाहिए, कभी वो उल्टा पावर देने लगेगा रीजनरेशन ब्रेकिंग में, कहीं तो ये सब पावर जाएगा तभी ना काम चलेगा। वो बैटरी कर रहा है और इससे आप व्हील चलाए। आपको बहुत बड़ा बैटरी भी नहीं चाहिए, हाँ पावर बहुत चाहिए बैटरी में, एनर्जी नहीं, मतलब किलोवाट आवर नहीं चाहिए, किलोवाट चाहिए क्योंकि ट्रक 60 टन तक का होता है। जब रीजनरेशन ब्रेक मारता है तो ये जीप पावर देता है। इनको भी वही प्रॉब्लम हुआ कि ये रजिस्टर लगाना पड़ रहा है ब्रेक का एनर्जी डंप करने के लिए। और ये थॉर्मोस ईवी, ये इंडियन है, इनके साथ मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया है और इनका भी वही दिक्कत हो रहा था कि भैया क्या करें, भैया बैट पर पावर चाहिए, वो हो जाएगा, वो सब मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जस्ट ऑर्डर लगाइए। तो ये समस्या सॉल्व करता है। और कैसे आपका ये टोटल सिस्टम एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि आप इंजन छोटा कर देंगे, यानी कि यही ट्रक सेम कैपेसिटी के, भैया 60 टन लेके तुम उड़ो, उसके लिए कितना हॉर्स पावर चाहिए वर्सेस कितना हॉर्स पावर सीरीज हाइब्रिड में चाहिए, वो कम हो जाता है। क्यों? इंजन फिक्स्ड पे चल रहा है, आपका सारा देखना है ट्रैक्शन मोटर। आप कहोगे कि नहीं हमको फुल 600 हॉर्स पावर हर टाइम नहीं चाहिए, जल जाइएगा, इंजन ही जल जाएगा। अगर इंजन को आप कोई भी ट्रक का इंजन लेते हो और उसको एकदम फुल लोड पे 24/7 चलाएंगे, इंजन बोलेगा भाई, पहले तो वो ओवर हीट होकर बंद हो जाएगा। तो समझना सबका स्वीट स्पॉट है, तो स्वीट स्पॉट्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको आप डाउन साइज कीजिए इंजन। तो इंजन इतना बड़ा डालते क्यों? इंजन इतना इसलिए डालते हैं कि टेक ओवर करने टाइम जो पीक पावर चाहिए वो कहाँ से लाओगे।
तो डाउन साइज कीजिए इंजन, ट्रांसमिशन फेंकिए, बहुत भारी भारी ट्रांसमिशन होते हैं, और आपका ये एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन फेंक दीजिए, डीपीएफ यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर वो भी फेंक दीजिए, और वो सब सब कर सकते। और ये तो इन्होंने एक बहुत महान काम किया कि इंजन जो है डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब स्टार्टर मोटर घुमाए हुए करके स्टार्ट कर दिया ना, घुमाना शुरू कर दिए लेकिन फ्यूल डालना नहीं शुरू किया। इंजन को गर्म होने दे रहे हैं, बस गर्म हो, 5 मिनट लगा गर्म होने में इंजन, उसके बाद फ्यूल डालें। वो जो शुरू में काला फूफ निकलता है इसका क्या बोलते हैं आपका सुट का, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। वो सुट बना ही नहीं रहा क्योंकि वो स्वीट स्पॉट पे है। स्वीट स्पॉट पे लेगा एग्जैक्टली ऐसे ही F1 को स्टार्ट किया जाता है, सब चीज को सही टेम्परेचर पे लाते हैं, फिर उसमें फ्यूल डालते हैं। ये भी वही कर सकता है। और इतना क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बैटरी बैंक है, वो 24 वोल्ट वाला नॉर्मल बैटरी नहीं बात कर रहे, मतलब मेन इलेक्ट्रिक बैटरी 400 वोल्ट 800 वोल्ट वो सब वाले, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि 5 मिनट तक ये सबको चला सके। और आराम से मैं देख सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये हीटर भी रख सकते हैं ताकि कूलेंट तुरंत टेम्परेचर पकड़ ले, ऑयल टेम्परेचर तुरंत पकड़ ले, और ग्लो प्लग्स तो ऑलरेडी चेंबर को गर्म करने के लिए रहता ही है। तो बहुत आराम से आज की टेक्नोलॉजी में आप सारे इंजन का प्रदूषण कम कर सकते हैं, खासतौर पे डीजल का, जिसपे आपका इंजन को थोड़ा छोटा कीजिए, मोटर जनरेटर यूनिट आराम से चलेगा, बैटरी चले, बैटरी बेसिकली बफर कर रहा है, और बैटरी के पास ये भी फायदा है कि वो जब आप ब्रेक लगा रहे हो वो एनर्जी खा ले रहा है, सिर्फ 20% ही एनर्जी खा ले रहा है, तो बार बार खा रहा है ना, आपका ब्रेक्स भी लंबा चलेगा, एनर्जी भी कम खाएगा। ये फिजिक्स में है, ऐसे ही सबमरीन 100 साल से चल रहा है, ऐसे ही मतलब इसका छोटा भाई बैटरी हटा के आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, डीजल लोकोमोटिव, वो सीरीज हाइब्रिड है, उसमें बैटरी नहीं है, तो वो उतना एफिशिएंट नहीं, लेकिन पहले से तो बहुत बेटर है। और इसीलिए अगर आप अर्थ मूविंग का इक्विपमेंट देखेंगे, बड़ा बड़ा ग्रेटर है, ये कब से सीरीज हाइब्रिड पे चल रहा है, क्योंकि इंजन पे लोड वेरिएबल डालना इंजन की बैंड बजाने वाला है, और हम लोग ये कर रहे हैं इंजन के साथ बड़ा 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 बड़ा। तो जितना आप डेवलपमेंट देख रहे हो इंजन में आफ्टर ईयर 2000, वो सिर्फ ये बड़ा 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 को मैनेज करो, एग्जॉस्ट गैस को वापस डालो, इसको ये करो, इसको वो करो, इसमें फ्यूल डालो, इसमें आग लगाओ, इसमें वो करो, कुछ नहीं करना है, सब फेंक दो, सब सब निकालो फेंक दो। और बाय द वे इनके साथ दिक्कत वही हो रहा है कि इंजन वो क्लीन साफ सुथरा इंजन ले आए, कनाडा बोलता है सर देखो तो तुम्हारा इंजन रोड पे है, इसलिए उसमें ये सब चीज चाहिए। इसलिए क्यों चाहिए सर, जो वो इंजन छू ही नहीं रहा है, इंजन जो है वो चक्का को थोड़ी छू रहा है, वो जनरेटर चला रहा है, और जनरेटर भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कपल्ड है, जनरेटर बैटरी को चला रहा है, वो उसी के लिए अभी रेगुलेशन में वही हाई तो हो रहा है। मतलब कि इंडिया 10,000 करोड़ जला रहा है ईवी को लाने के लिए, इस पे 100 करोड़ भी देते, 100 करोड़ भी ज्यादा ही बता रहे, 4-5 करोड़ में गाड़ी खुल जाएगी, लोग खुद से खरीदेंगे, सब्सिडी के बिना खरीदेंगे। इसके साथ भी वही हो रहा है, सब्सिडी नहीं देना है, ये सब्सिडी के लिए नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, बोल रहे भैया आप अपना रेगुलेशन पढ़ो, अपना रेगुलेशन पढ़ो, कि जस्ट क्योंकि इंजन लगा हुआ है गाड़ी में तो उस पर गाड़ी के रेगुलेशंस नहीं लगेंगे, वो इंजन है, मतलब ये है कि ये स्वीट स्पॉट पे चल रहा है, फिजिक्स अलग हो जाता है भाई। तो वही हाइब्रिड सबसे अच्छे तरीके से आपको ज्यादा माइलेज, कम प्रदूषण सब देगा, मतलब CO2 भी घटाएगा और इमिशंस भी घटा देगा, ये आज कर सकते हैं। और ये जैसे काफी लोगों को समझ में आया 22 किलोमीटर पर लीटर कैसे कर सकता है खाली ट्रक में। बात यह है कि खाली ट्रक जब आप सीधे इंजन से चलाते हैं तो वो ये बैड स्पॉट में रहता है, यानी कि आपका इस डिजाइन में 700 ग्राम खाने लगेगा, इस डिजाइन में 300 खाने लगेगा, वहीं स्वीट स्पॉट पर जाइए 220 खाएगा। तो समझना बहुत जरूरी, खाली लोड के चलाने में इंजन बैंड बच जाता है। और इसके केस में इंजन क्या होगा, इंजन स्टार्ट हुआ, चला 5 मिनट, बैटरी चार्ज कर दिया और बंद हो गया, चलाओ ना आप सरकारी फालतू का दिमाग खा रहे हो। तो ये बहुत अच्छा औजार है जो सारी समस्या को आज सॉल्व करता है। अब बात करते हैं जेट इग्निशन का। तो रहा बात कि हम लोग को चाहिए, बोले ना वो जबरदस्ती का चाहिए, हम लोग को चाहिए दबा के प्रेशर हो, दबा के टेम्परेचर हो। नाइट्रोजन बोलता है सर हम तो ऐसा करने नहीं देंगे, तो हम लोग को चाहिए स्पार्क इंजन इग्निशंस में, जिसमें कि स्पार्क प्लग लगता है, उसमें कुछ ऐसा किया जाए ना कि जहां पे हम लोग प्रेशर बढ़ा सकें, टेम्परेचर भी बढ़ा सकें और नॉक्स इमिशन भी ना हो। तो ऐसा कैसे करें? थैंकफुली इसका सोल्यूशन मिल गया है। इसका सोल्यूशन हम जिसे कहते हैं प्री चेंबर। तो प्री चेंबर ये होता है कि आपका मतलब एक फ्यूल इंजेक्टर अलग से रखिए और एक तो चेंबर रखिए, छोटा सा चेंबर, मतलब आपका जो मेन कंबस्शन चेंबर है उसके ऊपर एक छोटा सा चेंबर रखिए। उस चेंबर में फ्यूल रिच इग्निशन कीजिए, ठीक है। वहां पे स्पार्क प्लग आपका इग्निशन करेगा और वो इग्निशन जेट निकालेगा, मतलब वूश, और वो जेट आपका मेन एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबस्ट करेगा। ये जो आप देख रहे हैं जेट जो है ये बूम वाला काम वो करेगा। बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि कंप्रेशन आप तब तक बढ़ाइए जब तक नॉक नहीं हो, क्योंकि वो है तो एक अपर लिमिट है कि उतना पास ये बहुत ज्यादा कंप्रेशन करें नॉक उड़ा देगा इंजन को। तो उससे थोड़ा सा नीचे आइए, जैसे मान लीजिए आपका आता है कि ये डिजाइन में कि भैया 11 तक हम जा सकते हैं, तो आप एक 10.5 पे आइए, ठीक है। थोड़ा सा हमेशा बफर रखना चाहिए। वहां पे आप आ गए और उसके बाद इग्नाइट कीजिए होल मिक्सचर को। अभी जो स्पार्क प्लग का इग्निशन होता है वो मिली सेकेंड्स खाता है, मतलब स्पार्क हुआ, वो आग लगा, वो फैला, टाइम लगता है बेचारे को। यहाँ जेट इग्निशन चूंकि वो एक छोटे से स्पार्क पे पूरा कर ले रहा है कंबस्टन, उसके बाद दहाड़ रहा है और वो दहाड़ने का स्पीड इतना ज्यादा है कि ये माइक्रो सेकंड में काम कर देता है। मतलब कि जो चीज को मिली सेकंड्स लगते थे वो माइक्रो सेकंड में निपटा दे रहा है। खत्म सर, हो गया, आग लग गया, काम खत्म हो गया।
और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप बहुत लीन चला सकते हैं। लीन मतलब 1 मिलीलीटर फ्यूल डालो और 1 किलोमीटर चले जाओ, मतलब लीन, एकदम कम तेल में जरूरत से ज्यादा हवा डाल के, एयर रिच जिसे कहते हैं। और हाई टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर रख रहे हैं, मतलब जहां पे आपका 1500 डिग्री सेल्सियस पे चला है, ये सब उससे भी ऊपर चला जा रहा है। अब रहा बात, तो उससे नॉक्स क्यों नहीं बन रहा है? रेसिडेंसी टाइम घटा दे रहा है, यानी कि कितना देर वो टेम्परेचर है, नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए टाइम चाहिए। दो चीजें, मतलब ऑब्वियसली बूम आपने किया है, वो एनर्जी पहुंचे नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन वो वाइब्रेट करे, फिर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ शादी करे, वो सब का टाइम ही आप नहीं दे रहे हो सर। टाइम खत्म, मतलब क्या मुहूर्त ही खत्म कर दे रहे हो आप। तो बेसिकली आप टेम्परेचर नहीं घटाना चाह रहे हो, क्योंकि फिजिक्स कहता है भैया बम बम टेम्परेचर इक्वल बम बम माइलेज। आप टेम्परेचर बढ़ा दिया, नाइट्रोजन बोला हम तो शादी करेंगे, मुहूर्त मिल रहा है मेरा। इट्स लाइक ना जी ना, हो गया सर, मुहूर्त खत्म। ये स्पार्क प्लग के कंपेयर में कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है। और बाय द वे 2026 के F1 रेगुलेशन में डाल दिया है कि आप सब लोग ये ट्राई करो। लॉजिक ये है कि फिजिक्स पता है, हम लोग को पता है ये, और F1 में जब करने लगे, यानी हर कार में आ जाएगा कुछ साल के अंदर। ये लॉजिक वही है, नियर इंस्टेंटेनियस बर्न कर देता है, यानी कि 5 से 10 डिग्री ही आपका क्रैंकशाफ्ट रोटेट किया है, उतने देर में हो गया सर, आग लग गया, काम खत्म, कंबस्शन हो गया है। नाइट्रोजन को टाइम ही नहीं दे रहे आप। तो इसका वही समझिए। और इससे सबसे बड़ा फायदा होता है, पावर बढ़ता है, आपका नॉक्स कम हो जाता है, और इफिशियंसी भी बढ़ता है। और ये अब मतलब कि स्पार्क प्लग वाले सिस्टम में वही मेहनत कर रहे हैं। वही देखिए, प्री चेंबर मतलब कि बड़ा स्पार्क प्लग, मतलब स्पार्क प्लग के जगह आप लाइटनिंग प्लग में आ रहे हो, फायर हैजार्ड अटैक मार रहे हो। तो ये अब आने वाले टाइम में लोग दबा के करेंगे। जेट इग्निशन, ये पेट्रोल गाड़ी में नॉक्स को एकदम खत्म ही करने पे आ जाता है। बाय द वे, जो थियोरेटिकल बेस्ट कंडीशन है, जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्शन, अगर आप वहां पहुंच के, नॉक्स बनेगा ही नहीं। वहां हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, पहुंच मतलब सब लोग कोशिश कर रहे हैं, ये मतलब काफी नजदीक पहुंचा दे रहे हैं, बट लाइक ट्रिक वही है कि पिस्टन ट्रैवल करना शुरू करे, उसके बीच के अंदर ही आप पूरा बूम कर दो, मतलब खत्म, माइक्रो सेकंड्स में खत्म कर दो। तो ये जेट इग्निशन अब मार्केट में आ रहा है, मतलब पिछले 4-5 साल से मेहनत हो रहा था, अब चूंकि F1 में उतार दिया गया है, धड़धड़ा के सब गाड़ी बना है। बाय द वे, 1-2 लग्जरी कार में ऑलरेडी है, बहुत तेज इग्निशन होता है, मतलब बूम हो गया सर, नाइट्रोजन आता है शादी करने के लिए सर, मुहूर्त खत्म। अब बात करते हैं डीजल में क्या कर सकते हैं। तो डीजल समझिए थोड़ा ज्यादा हार्ड है, मैं एकदम क्लियर था, डीजल थोड़ा हार्ड मटेरियल है, मतलब बहुत पावर देता है, लेकिन बोलता है सर मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो डीजल को कंबस्ट करना फुल्ली मुश्किल है। अब रहा बात कि इसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजी हो रहे हैं, जैसे मैं पेट्रोल का सीधा सीधा बता सकता हूँ, प्री कंबस्शन चेंबर डाल के काफी चीज सॉल्व कर सकते हैं। डीजल उतना आसान नहीं है, डीजल मुश्किल है। तो डीजल में अब आ रहा है कि आपका इंजेक्शन फेजिंग हो रहा है, ये एक टेक्नोलॉजी पे काम चल रही है। फिर आपका अल्ट्रा हाई रेल प्रेशर है, मतलब मेन बात ये होता है, अगर आप फ्यूल को अच्छा से एटमाइज कर देते हैं, सुट का समस्या खत्म हो जाता है। और मेन वही है कि आपको कंबस्शन इतना तेजी से करना है कि नॉक्स बन ना सके, या इतना ठंडा रखना है कि नॉक्स बन ना सके, यही दो ऑप्शन है। अगर टेम्परेचर आप बहुत हाई रखना चाहते हैं तो एकदम कम करो, मतलब इंपल्स एकदम टाइट हो गया सर, बूम एकदम खत्म, पल्स लेजर की तरह। या तो आप ठंडा रखो, दोनों ऑप्शन है, दोनों में आपको काम मिल सकता है। या तो मतलब जैसे आप बोलेंगे अच्छा कंप्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कैसे हम टेम्परेचर कम रखें, कंप्रेशन बढ़ाइए, फ्यूल कम कर दीजिए, यानी कि एयर रिच कीजिए। वहां पे भी काफी लोगों का मेहनत हो रहा है कि अल्ट्रा एयर रिच डिजाइन के पीछे भाग रहे हैं, मतलब दबा के टर्बो एयर डाल रहा है और उस पर थोड़ा सा फ्यूल डाल रहे हैं ताकि वो पूरा अच्छे से करे। तो हाई रेल प्रेशर चाहिए, जैसे कि ये बॉश का पिछले कुछ साल से ये चल रहा है मार्केट में। ये लिटरली एक क्रैंकशाफ्ट आया, उसमें पहले आपका प्री इंजेक्शन में 2 बार किया, वो गर्म होना शुरू, वो रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद मेन इंजेक्शन जो बूम किया, फिर उसके बाद पोस्ट इंजेक्शन है, 2 बार फ्यूल और डाल दिया। वो ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि वो जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है उसके टेम्परेचर सही रहे। ये एक बूम इवेंट में हो रहा है। तो ये करने के लिए ऑब्वियसली आपका बहुत हाई प्रेशर का फ्यूल रेल जो है बम बम प्रेशर होना चाहिए। तो यही समझिए कि हमारे पास ऑप्शंस हैं डीजल में, लेकिन उतना आसान नहीं, मतलब पेट्रोल का सीधा बोल दूंगा भैया ये करो, आधा से ज्यादा समस्या सॉल्व हो जाएगा। डीजल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में है कि क्या कर सकते हैं। फिजिक्स में इसमें भी कुछ ना कुछ है कि इतना स्पीड से इंपल्स बढ़ाना है, क्योंकि या तो आप टेम्परेचर ही कम रख दो फ्यूल कम जला के, या तो ये कर दो आप इतना फास्ट इंपल्स कर दो कि वो समस्या ही सॉल्व हो जाए। तो वही चाहिए। लेकिन ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो डीजल मतलब यूरोप का जो बेवकूफ़ी था कि हम सब में बैन ही लगा देंगे, वो अब हटा रहे हैं। जब समझ में आया कि अच्छा इलेक्ट्रिक के लिए प्रदूषण बनाना पड़ता है, नेचुरल गैस जलाना पड़ता है, तो भैया शांति से जलाओ ना, सीधा एक इफिशिएंट रास्ते पे चलो ना। और ट्रक सब तो चला ही नहीं सकते, बिजली जितना कॉपर लगेगा ट्रक सबको इलेक्ट्रीफाई करने में, उतना कॉपर की माइनिंग करने में आप देश डूब जाएगा। सिर्फ कॉपर की बात करें, ट्रांसफार्मर तो हम छुए भी नहीं। ट्रांसफार्मर छुएगा तो सब लोग बोलते हैं ट्रक 3 मेगावाट का चार्जिंग स्टैंडर्ड है। लाइक सर 3 मेगावाट का कभी देखा है आपने ट्रांसफार्मर? वो 11 केवी का नहीं होता है, वो 135 केवी का होता है मिनिमम। लगाएंगे ट्रक चार्ज करेंगे, लाइक गांजा फूक रहे हो भाई।
तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि ये आप ऐसा कर सकते हैं कि डीजल इंजन है और बहुत कम प्रदूषण कर रहा है। और ये हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है। यूरो 1 जब बनाया गया था 1992 में, वो यहाँ तक अलाउ कर रहे थे आपका पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर पर किलोमीटर कितना दे रहे थे, वो ऑलमोस्ट 0.16 दे रहे थे। और अब उसको घटाते-घटाते अभी आप लोग समझिए ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। मतलब कि आज के टाइम में अगर आप ये इंजन का एग्ज़ॉस्ट लेते हैं, इसको वही बोला 1992 में ही कंपेयर कीजिए, लोग मानते भी नहीं कि इंजन इतना साफ हो सकता है। और मैं आपको और बता रहा हूँ कि और साफ हो जाएगा, लोग लगे हुए हैं। पेट्रोल तो ऑलमोस्ट चकाचक हम लोग करने पे आ गए हैं, डीज़ल ऑलमोस्ट पहुँचने पे है। और मान लीजिए कल को कोई क्रैक करे, क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ 2 ऑप्शन बताया, ऐसे कई सारे ऑप्शन पे रिसर्च चल रहा है, अलग-अलग कंपनी अलग-अलग टाइम पे मेहनत कर रही है कि भैया कैसे या तो इम्पल्स बढ़ा दो या तो इतना एयर रिच कर दो कि समस्या खत्म हो जाए। तो दोनों में से कुछ भी अगर क्रैक कर लेते हैं, जो कि क्रैक करने का मतलब मैं क्लियर करना, वो हो चुका है। इट्स जस्ट लाइक किस रास्ते पे जाना ज़्यादा ऑप्टिमम रहेगा। और कल को अगर कोई क्रैक कर देता है कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्चन, तब तो डिस्कशन ही खत्म हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि समस्या है, सॉल्व करें, और सॉल्व करने के लिए लोग बैठे हैं। और हाइब्रिड के साथ इसकी शादी करा दीजिए, तब तो टेंशन ही खत्म हो जाता है। हो जा खत्म सर। इसीलिए आपका जनरेटर में आपको ये एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसका आरपीएम लॉक्ड है। तो सारी उसकी इंजीनियरिंग होती है कि भैया 1500, जैसे मान लीजिए 1500 आरपीएम का है, 1500 पे तुमको क्या करना है। तो ये हो गया डीजल का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आओ इमिशंस के बारे में। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।